हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए आज हम लोग जो है आवर्त सारणी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे आवर्त सारणी है क्या, इसका उपयोग क्या क्या है, ये केमिस्ट्री के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। ये सब सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हैं आवर्त सारणी से संबंधित, वो सब आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये आपके क्लास 10th में भी मिलेगा, आपको क्लास फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में भी ये आपको देखने को मिलेगा। इसी के आधार पर आपका चैप्टर भी बनाया गया है, पी ब्लॉक एस ब्लॉक। तो ये सब चीज़ें पहले बेसिक चीज़ें हम जान लें ताकि आगे पढ़ने में हमें कोई समस्या ना हो। देखिए इसे आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। दीर्घाकार प्रवर्धित आवर्त सारणी, देखिए ये सारणी जो है किसके लिए बनाई गई है, तो ये सारणी बेसिकली तत्वों के लिए बनाई गई है। जैसे हमारे पुराण में ये सब बताया गया है कि जो पूरा ब्रह्मांड है या पृथ्वी है 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और एक आपका अग्नि। यानी हमारे जो पुराने शास्त्र हैं वो ये बताते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड या हमारी पृथ्वी केवल इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि आते हैं। लेकिन ये मान्यता धीरे धीरे क्या हुई, जब आधुनिक आवर्त सारणी आई तो धीरे धीरे मान्यता समाप्त हुई कि नहीं, ये तत्व नहीं है, बल्कि तत्व क्या है और सारे तत्वों से मिलकर क्या है, पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो देखिए सबसे पहले धीरे धीरे तत्वों की खोज की गई। केमिस्ट्री के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवोसियर। तो लेवोसियर भाई थे, लेवोसियर कहते हैं या लेवोजियर, इनको केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए कहानी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है हम पूरा समझेंगे। तो लेवोसियर जो थे केमिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं। देखिए शुरू में क्या हुआ, लगभग 17वीं शताब्दी में ये हुआ कि इन लोगों को लगा कि हम क्या करें, एक अमृत जिसको पीने से आदमी क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, उसकी खोज कर लें, और एक पारस पत्थर जिसको धातु में लगाने से धातु क्या हो जाता है, स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भाई साहब खोजने चले भाई, यानी क्या क्या, अमृत और पारस पत्थर। तो ना ही तो इनको अमृत मिला और ना ही पारस पत्थर मिला, पारस पत्थर। तो ये 2 चीजें तो नहीं मिली, लेकिन हाँ इन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री में बहुत सारी खोजें कर डाली। जैसे हम कहते हैं कि जो आपके एक प्रिस्टले भाई साहब थे वैज्ञानिक, प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज की थी, लेकिन इसको सिद्ध किया किसने था, लेवोसियर ने। अब देखिए इन्होंने कई सारे आविष्कार किए, अमृत और पारस पत्थर तो नहीं खोज पाए। ठीक है, तो वहीं से क्या हुई, हमारी जो आधुनिक रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई है भाई। ठीक है, वहीं से हम रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, वो भी आधुनिक वाली। ठीक है, तो क्या हुआ, ये वैज्ञानिक धीरे धीरे तत्वों की खोज करने लगे। तो किसी ने क्या कहा कि हाइड्रोजन होता है, किसी ने कहा ऑक्सीजन होता है, किसी ने कहा सोडियम होता है, किसी ने कुछ बताया। ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे तत्वों की खोज हुई तो कई सारे तत्व हो गए भाई। तो कहा गया कि कुछ तत्वों के गुण समान हैं, कुछ तत्वों के गुण क्या हैं, असमान हैं। तो कहा गया जिनके समान है उनको साथ में रख दिया जाए, जिनके असमान है उनको अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या किया गया, पहले शुरू में धातु और अधातु में बांटा गया इन तत्वों को, धातु और अधातु में। कहा गया धातुएं चमकदार होती उनको अलग रखे और अधातुएं चमकदार नहीं होती उनको अलग रखा जाए। ऐसे आवर्त सारणी बनाई गई भाई। ठीक है, तो कई सारे लोगों ने क्या किया, अपना अपना आवर्त सारणी प्रस्तुत किया। ठीक है, जैसे न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गया, या फिर हम कह सकते हैं
डी वाइनर का एक आवर्त सारणी है। उसके बाद जो बढ़िया से आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई वो मेंडलीव के द्वारा प्रस्तुत की गई। भाई मेंडलीव के समय में टोटल 63 तत्व थे। कितने? 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। तो मेंडलीव ने क्या किया, कहा कि भाई इन सभी तत्वों का परमाणु भार ज्ञात कर लिया गया था। तो कहा कि इन तत्वों को जो है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर हम रखते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से आवर्त सारणी बनाई। ठीक है, इस प्रकार से जब उन्होंने आवर्त सारणी बनाई तो इधर उन्होंने क्या किया, टोटल यहां से लेकर यहां तक 12 खाने और इधर 8 खाने, इस प्रकार से उन्होंने बनाए। ठीक है, तो जब उन्होंने इतने खाने बनाए तो यानी 12 अट्ठे 96, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं 96। ये पूरा हम नहीं बना रहे हैं, तो 96 तत्व इसमें रखे जा सकते हैं। जैसे एक खाने में एक तत्व हो गया, इसमें दूसरा तत्व, इसमें तीसरा तत्व, इसमें चौथा। तो इन्होंने कहा कि तत्वों को हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो किसी का परमाणु भार कम था उसको पहले रखा गया, किसी का ज्यादा था उनको बाद में रखा गया, कहीं कहीं स्थान छोड़े गए। अब 63 तत्व ही थे भाई, तो इसमें आप जाहिर सी बात है कई सारे स्थान क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो क्या किया गया कि उन स्थानों को छोड़ दिया गया और मेंडलीव ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि हमारे आवर्त सारणी में जो ये तत्व के स्थान छूटे हुए हैं उन तत्वों की खोज करना क्या है, बाकी है। ठीक है, तो कहा गया कि चलो भाई ठीक है, तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर मेंडलीव ने रख दिया तत्वों को। और क्या कहा कि कुछ तत्व के यहाँ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं, इनको अलग अलग सारणी में रखा। तो क्या हुआ बाद में, जैसे जैसे धीरे धीरे सम इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब बात आई सम इलेक्ट्रॉनिक या सम प्रोटॉनिक, सम प्रोटॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक, या हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। इन सब चीजों की जब खोज हुई तो देखा यह गया भाई कि जो आवर्त सारणी मेंडलीव साहब ने बनाई थी वो कहीं ना कहीं कुछ गलत है उसमें। ठीक है, कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में नहीं रखा जाएगा, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा। ये बाद में मोजले साहब और कई सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया। तो भाई जब इनकी आवर्त सारणी गलत हो गई तो एक नई आवर्त सारणी बनाई गई जिसे हम क्या कहते हैं, दीर्घाकार प्रवर्धित आवर्त सारणी। इनमें तत्वों को क्या किया गया, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया। तो इसको हम जान लेते हैं भाई कि इसमें तत्वों को किस प्रकार से रखा गया है। देखिए यहां से देखिए, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन, उसके बाद वहां हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब आपके क्या है, तत्व। इनको रखा गया है। टोटल अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। और यहां नीचे एफ ब्लॉक के तत्व भी रखे हुए हैं जिनको अभी यहां बनाया नहीं गया है। आप बुक में देखेंगे तो ऐसे क्या हुआ है, बना हुआ है नीचे और वहां क्या एफ ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं। तो आवर्त सारणी को भी क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। वो भी हम जान लेते हैं भाई कौन कौन से भाग हैं। देखिए आवर्त सारणी, इस वाले को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। इधर से इधर तो टोटल 1 से लेकर कहां तक 18 समूह है इसमें। और आवर्त की बात करें तो 1 से लेकर कितने 7 आवर्त हैं इसमें। तो इसमें क्या किया, तत्वों को रखा गया है। अब इसको भी बांटा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो जान लेते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को किस प्रकार से बांटा गया है। जैसे आपने देखा होगा कि आप बाओ एक सिद्धांत है जिसके अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे हम बात करें सोडियम Na, ठीक है, तो Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 11। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 8 1। ये इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखिए हम देख रहे हैं कि इसका बाहरी जो कक्षा है
उसका इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है। तो ऐसे जितने भी तत्व जिनका बाहरी इलेक्ट्रॉन s कक्ष में जाए या ऑर्बिटल में जाए उसे हम क्या कहते हैं, s ब्लॉक के तत्व। तो यहां जो दो आपके रखे हो, ये यहां से लेकर कहां तक भाई, यहां तक, ये यहां से पूरा ये दो आपका समूह, यहां से यहां तक पूरा, इसको हम कहते हैं s ब्लॉक तत्व, s ब्लॉक तत्व। ठीक है। अब अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास p में जा रहा है तो p ब्लॉक तत्व, और d में जा रहा है d ब्लॉक तत्व, या f में जा रहा है तो f ब्लॉक तत्व उसे कहेंगे। ठीक है। तो यहां देखिए इसे हम कहते हैं s ब्लॉक के तत्व। और यहां से यहां तक समूह संख्या 3 से लेकर 12 तक, यानी यहां से लेकर कहां तक भाई, यहां तक, ये 12 यहां तक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी हम लिखेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, d ऑर्बिटल में। जैसे हम ले लेते हैं स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और उसके बाद 4s1 और 4s2 3d1। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 2 20 21, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा भाई, d ऑर्बिटल में जा रहा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये d ऑर्बिटल में जाए तो उसे कौन सा तत्व कहेंगे, d ब्लॉक का तत्व। देखिए यहां से लेकर यहां तक जितने भी तत्व रखे हो सब क्या है, d ब्लॉक के तत्व हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, ये जो यहां से यहां तक आवर्त सारणी में स्थान है, इतने सारे तत्व जो रखे गए हैं यहां से यहां यहां यहां। ठीक है। तो ये आपका कहलाता है d ब्लॉक के तत्व, d ब्लॉक तत्व। ठीक है, d ब्लॉक तत्व। अब बचा भाई ये, तो यहां से अगर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, जैसे हम ले लेते हैं, देखिए यहां आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी गैस है भाई, इसी की वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। देखिए ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का प्रमाण क्रमांक होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4, 2 2 4 और 4 8, और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p ऑर्बिटल में। तो ये किस का तत्व हो जाएगा भाई, p ऑर्बिटल, यानी p ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। तो देखिए जिनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाते हैं, जैसे p ऑर्बिटल में तो p ब्लॉक का तत्व, f ऑर्बिटल में f ब्लॉक का तत्व, d ऑर्बिटल में d ब्लॉक का तत्व। ठीक है। तो ये यहां से यहां तक जितने भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ये सब किस में आ जाएंगे, तो ये सब आ जाएंगे बच्चों p ब्लॉक के तत्व, p ब्लॉक के तत्व, यानी p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। तो ये 3 तो इसी में हो गए भाई, ऊपर वाले में। और जो अभी मैंने बताया था कि नीचे भी इसी प्रकार से क्या है रखे हुए हैं ना, तो नीचे जो रखे हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो f ब्लॉक में जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, f ब्लॉक। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं भाई f ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। तो नीचे जो आपके 2 कॉलम में तत्व रखे हुए ये f ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये समूह संख्या फर्स्ट या वर्ग फर्स्ट और सेकंड के तत्वों को हम कहते हैं s ब्लॉक के तत्व, और वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को कहते हैं हम d ब्लॉक तत्व, और वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, p ब्लॉक के तत्व। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कुछ खास बातें हैं वो भी देख लेते हैं कि भाई इसमें धातु कहाँ है, अधातु कहाँ है, ठीक है, उपधातु कहाँ है, ये सब हम देख लेते हैं। चलिए इतना ये नीचे वाला हम मिटा देते हैं केवल, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब देखिए यहां से देखिए ये हाइड्रोजन है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है आपके तत्व रखे हुए ना। और प्रत्येक वर्ग में जो तत्व का गुण है वो क्या रहता है भाई, सेम रहता है।
तो आवर्त सारणी भी जितने तत्व इधर रखे हुए हैं, जैसे हम यहां अगर खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे हमारा कौन सा हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है। तो राइट यानी दायां हाथ, और इधर अगर देखें तो ये क्या है, लेफ्ट है भाई, जिससे हमने मार्कर को पकड़ रखा है। तो ये क्या है आपका LEFT, लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो इधर हम बढ़ेंगे तो हम कह रहे हैं कि दाएं तरफ बढ़ रहे हैं आवर्त सारणी में, यानी इधर हम बढ़े तो कहेंगे दाएं तरफ बढ़ रहे हैं, यानी इधर से इधर की ओर, और इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे तो हम कहेंगे बाईं ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इधर सारी क्या रखी है, प्रबल धातुएं हैं। इधर जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में इधर की ओर बढ़ेंगे या यहां से स्टार्ट करें चलना, तो ये सब प्रबल धातुएं हैं। इधर क्या है, प्रबल धातुएं हैं। और अगर इधर देखें तो इधर क्या है, प्रबल अधातुएं हैं। इधर क्या है, अधातुएं हैं, वो भी क्या है, एकदम प्रबल है भाई, यानी इनमें धातुओं का गुण देखने को नहीं मिलेगा। तो आवर्त सारणी में इधर तो धातुएं हैं और उधर क्या है, अधातुएं हैं। जैसे जैसे इधर जाएंगे, जैसे ये आपका पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो धातु का गुण क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और धातु का गुण इधर बढ़ता जा रहा है। जैसे ये आपका धातु, प्रबल धातु, ये भी धातु, धीरे धीरे ये सब क्या, धातुओं का गुण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये जर्मेनियम आपका क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। इसमें आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान, ये सब क्या है, बीच बीच में जो तत्व रखे हुए हैं, या एंटीमनी, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके उपधातु वाले तत्व हैं, बीच में ज्यादा नहीं है, 8-10 हैं उपधातु, बाकी इधर क्या है, अधातु है सब। जैसे ये आपका हो गया फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, नियान, हीलियम, ये सब गैसें हैं। तो गैसें क्या होती है, आपकी अधातु ही होती है। और इधर देखिए इसे शून्य समूह भी कहते हैं, 18 वर्ग को शून्य समूह भी कहते हैं। और हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान और आग्नेशान, ठीक है। ये सब क्या है, आपके अक्रिय गैसें हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती, इसीलिए इनको बल्ब वगैरह में भरा जाता है। जैसे अगर पूछा जाए बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन भरी जाती है, क्रिप्टॉन भी भर सकते हैं। अब जो इजली भाई मिल जाएगा उसी गैस को तो भरेंगे, तो आर्गन वगैरह इजली मिल जाती हैं, तो इसीलिए बल्ब में आर्गन, नियान, ये सब गैस क्या कर देते हैं, भर देते हैं, जिससे वो किसी से क्रिया नहीं करती। और अगर क्रिया नहीं करेंगी तो क्या कहेंगे भाई, वो अक्रिय हैं, किसी से क्रिया नहीं कर रही हैं। और किसी से क्रिया नहीं कर रही, इसी का मतलब वो अक्रिय है ना। तो इसीलिए इन सब तत्वों को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस जो किसी से क्रिया नहीं करती है। तो उधर तो आपका अधातु रखा हुआ, इधर आपका धातु रखा हुआ, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्या है भाई, आवर्त सारणी हो, भी दीर्घाकार प्रवर्धित आवर्त सारणी। इसमें आपने जाना कि ये एस ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है, ये पी ब्लॉक का तत्व है। नीचे जो कॉलम में रखा हुआ है वो एफ ब्लॉक का तत्व है। देखिए ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चीज है, और इसे पढ़ने के बाद ही आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। कम से कम आप लोगों को कुछ नहीं तो 30 तक के परमाणु और उनके क्रमांक याद होने चाहिए। उनके संकेत क्या है, उनके नाम क्या है, उनके क्रमांक क्या है, ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए। और याद रहेगा तभी आपकी बेसिक चीज क्लियर होगी, और तभी आप अच्छे से केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें काफी शार्ट हमने क्या किया है, वीडियो बनाया है। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाकी अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।